जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मौत के बदले मौत, इनको तीनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इन अपराधियों को फांसी की सजा हो। जब तक इन तीनों को फांसी की सज़ा नहीं होगी तब तक उत्तराखंड में ऐसे ही धरने और प्रदर्शन किए जाएंगे, रोडों पे उतरना पड़ेगा, तब जाके इनको तीनों को फांसी की सज़ा हो जाए। थोड़ा शांति मिली होगी, संतुष्ट मैं तब होंगी जब इनको फांसी की सजा मिलती। एक माँ ही समझ सकती कि अपनी बेटी को खोने का क्या दुख होता है। अंकिता भंडारी के दोषियों को सजा मिल चुकी है। लगभग 3 साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आज के शो में इसी केस की बात करेंगे। कैसे एक 19 साल की लड़की की हत्या की गई, कैसे सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई, कैसे बीजेपी नेता के कनेक्शन के चलते सरकार और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे और कैसे आम लोगों ने दबाव बना करके इंसाफ हासिल किया। इंसाफ जो अंकिता की मां की नज़र में अभी भी अधूरा है। ये भी बताएंगे कि सज़ा के ऐलान के बाद अंकिता के दोषी हंस क्यों रहे थे। शो में बात होगी 3 हाई प्रोफाइल दौरों की भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया। तीनों ने ही ऑपरेशन सिंदूर पर बात की और एक बार फिर से पाकिस्तान को सीधा मैसेज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मिले, इसका भी ब्यौरा आपको बताएंगे। चलते चलते बात होगी देश के बाहर दिए जा रहे बयानों की, जिनसे देश के भीतर राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। शशि थरूर के बाद अब एक और कांग्रेसी नेता के बयान चर्चा का विषय बन गया है। बात देश की आर्थिक सेहत की भी करेंगे, जिसको लेकर कुछ ज़रूरी आंकड़े सामने आए हैं। नीट पीजी पर आए एक बेहद ज़रूरी अपडेट से भी आपको अवगत कराएंगे और उन महिलाओं के बारे में भी जिन्होंने आज के दिन इतिहास बनाया है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by नमस्ते इंडिया, शारदा यूनिवर्सिटी एंड सेंसोडेंट के। इंडिया को पसंद है थोड़ा ज्यादा। नमस्ते इंडिया डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। पौड़ी जिला अदालत ने 30 मई को अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों दोषियों को सजा सुना दी है। सजा मिली है उम्र कैद यानी आजीवन कारावास की। न्यायालय की चौखट पर आने के बाद ट्रायल 2 साल 8 महीने तक चला और इस दौरान 47 गवाहों के बयान दर्ज हुए, जिसके बाद उत्तराखंड की पौड़ी अदालत ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के अलावा सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी माना। इन दोषियों के खिलाफ आईपीसी की ये धाराएं लगाई गई थी। 302 इरादतन हत्या करना, 354A यौन उत्पीड़न, 201 अपराध के सबूत मिटाना, 120 आपराधिक साजिश रचना। इसके अलावा तीनों के खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 31D के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। सजा के ऐलान के बाद सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए अंकिता के वकील का बयान भी आया। सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में सजा सुनाई गई है और इसमें 302 में आजीवन कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास। हमको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है, इनको आजीवन कारावास हुई है। इनको जो इनके द्वारा कृत्य किए गए थे, आपराधिक कृत्य किया गया था, इसमें इनको सजा मिल गई है। 30 मई की सुबह शुरू हुई थी उस मां के बयान से जो पिछले 3 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रही थी। अंकिता की मां सोनी भंडारी, उन्होंने अपनी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा सुनाने की मांग की, लेकिन फांसी की सजा नहीं हुई। तो सोनी भंडारी ने कहा कि वे फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। थोड़ा सी मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ा शांति मिली होगी, संतुष्ट मैं तब होंगी जब इनको फांसी की सजा मिलती। मेरे जीते जी इनको फांसी हो जाती तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरी बेटी के साथ इतना बुरा किया और हमारी जिंदगी भी नर्क बना दी, ये एक माँ ही समझ सकती कि अपनी बेटी को खोने का क्या दुख होता है। और मैं तो यही चाहूंगी कि इन्हें फांसी की सजा होती तो ज्यादा अच्छा रहता। अब आप आगे सुप्रीम कोर्ट या हाई क्यों नहीं जाएंगी? अब इस पूरे मामले को भी समझ लेते हैं। पौड़ी गढ़वाल के डोभ गांव की रहने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी ने हाल ही में 12वीं पास किया था। इम्तिहान के नतीजे में 89% नंबर उनके आए थे। बचपन मुश्किल में गुजरा था। पिता वीरेंद्र भंडारी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन कोविड के चलते उनकी नौकरी छूट चुकी थी। भाई दिल्ली में पढ़ाई करता था। परिवार में अकेली कमाने वाली अंकिता की मां सोनी भंडारी थी, जो आंगनवाड़ी में काम करती थी। लिहाजा अंकिता कुछ बेहतर करना चाहती थी। रास्ता चुना उसने होटल मैनेजमेंट का। दाखिला मिला देहरादून के श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में। लेकिन एक दिक्कत थी,
अंकिता के घर की स्थिति ऐसी तो थी ही कि कोर्स के लिए ज़रूरी पैसे नहीं जुट पा रहे थे। हार करके अंकिता को बीच में ही कोर्स छोड़ना पड़ा। वो अपने गांव लौट गई, काम ढूंढना शुरू किया। 28 अगस्त 2022 को ऋषिकेश में मौजूद वनांतर रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी उसको मिल गई। अंकिता को इसी रिजॉर्ट में रहने के लिए एक कमरा भी मिला और तनख्वाह उसकी तय हुई 10,000 रुपये महीना। शुरुआत में सब कुछ ठीक, लेकिन जल्द ही उस पर रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दोस्तों ने दबाव बनाना शुरू किया। वो अंकिता से कहते थे कि वो रिजॉर्ट में आने वाले लोगों को विशेष सेवा दे। यहाँ अंकिता को होटल में आने वाले लोगों को पैसे के बदले शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अंकिता ने इसका विरोध किया, अपने परिवार और दोस्त को बताया, लेकिन किसी ने तब इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। अंकिता की बड़ी मम्मी लीलावती ने बताया कि नौकरी ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही उसे वहाँ कुछ असहज लगने लगा था, उसका मन वहाँ नहीं लगता था। अंकिता ने जम्मू में रहने वाली अपनी एक दोस्त को भी बताया था कि वो यहाँ पर इनसिक्योर महसूस कर रही थी। महज 18 दिनों की नौकरी में उसे ये सब कुछ महसूस होने लगा था। 17 सितंबर 2022 को अंकिता को नीचे के एक कमरे में शिफ्ट किया गया। पुलकित ने उसे बताया कि बगल के कमरे मेहमानों को दिए जाएंगे। कुछ खबरें ये भी बताती हैं कि रिजॉर्ट के एक कर्मचारी अभिनव ने दावा किया कि 18 सितंबर 2022 को अंकिता के साथ कमरे में यौन उत्पीड़न हुआ। अभिनव का कहना है कि उसने देखा कि पुलकित ने अंकिता का मुंह दबाया ताकि वो फ़ोन पर किसी से बात न कर सके। ध्यान रहे कि जजमेंट की पूरी कॉपी सामने आने तक हम इन खबरों की अभी पुष्टि नहीं करते हैं। बहरहाल 2 दिन बीते, कैलेंडर में तारीख लगी 19 सितंबर की। खबर आई अंकिता भंडारी लापता, तब तलाश उसकी शुरू हुई तो एक हफ्ते के बाद 24 सितंबर को उसका शव मिला ऋषिकेश की चीला नहर में। अपनी पहली तनख्वाह मिलने से पहले अंकिता की मौत हो चुकी थी, उसकी हत्या की गई थी। आरोप लगा रिजॉर्ट के संचालक पुलकित आर्य और उसके दोनों साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर। कहा गया कि जब अंकिता उनके दबाव में नहीं टूटी, उन्होंने पहले उसका यौन शोषण किया और हत्या के बाद उसे नहर में धकेल दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद मामले में ट्विस्ट आया। पता चला कि पुलकित आर्य उस समय के बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर जांच में ढिलाई बरतने के आरोप लगे। दबाव में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया और इसी बीच पौड़ी गढ़वाल प्रशासन ने वनतारा रिजॉर्ट के एक हिस्से पर बुलडोजर भी चला दिया। इसमें अंकिता को मिला रूम और रिसेप्शन एरिया भी शामिल थे। इल्ज़ाम और गहरे हुए। कहा गया कि पुलिस प्रशासन पुलकित आर्य को बचाने के लिए सबूत मिटा रहा है। जब अंकिता के मामले में जांच शुरू हुई तब भी पुलकित के पुराने केस खंगाले गए। पता चला कि उसने पहले भी अपनी परीक्षा में किसी और को बैठाने की गड़बड़ियां की हैं। जब अंकिता का शव मिला तो पूरे उत्तराखंड में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। गुस्साई भीड़ ने रिजॉर्ट के पीछे स्थित करौंदे के एक प्रोसेसिंग यूनिट के एक हिस्से को आग के हवाले कर दिया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछे जा रहे थे। स्थानीय भाजपा विधायक रेणु बिष्ट पर लापरवाही बरतने और आरोपियों को शह देने तक के इल्जाम लगाए गए। इस पूरे मामले ने उस पुलिसिया व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जो पहाड़ी इलाकों में अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है। ये व्यवस्था है राजस्व पुलिस। दरअसल अंकिता के पिता ने बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करने की कोशिश की। अगले 12 घंटों में उन्होंने पौड़ी, मुनी की रेती और ऋषिकेश कोतवाली थाने में शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन क्षेत्राधिकार ज्यूरिसडिक्शन का हवाला देकर के उनकी FIR दर्ज नहीं की गई। पुलिस ने उन्हें रेवेन्यू पुलिस के पास जाने के लिए कहा। ये वो रेवेन्यू पुलिस है जो तब राज्य के आधे से ज़्यादा क्षेत्रफल में 25% लोगों को कवर करती थी। अंग्रेज़ों ने उस वक्त ये व्यवस्था शुरू की थी जब पहाड़ों में अपराध कम थे। मकसद था सामान्य पुलिस की जगह राजस्व विभाग के कर्मचारी पुलिस का काम करें, जिससे पैसे बचाए जा सकें। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक व्यवस्था के तहत राजस्व अधिकारी शिकायत दर्ज करते हैं, जांच करते हैं, आरोपी को पकड़ते हैं और कोर्ट में केस दाखिल करते हैं। लेकिन हत्या, बलात्कार या अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अपराध जैसे बड़े मामलों में केस सामान्य पुलिस को जाता है। इसमें देरी होने से सबूत गायब हो सकते हैं या केस कमज़ोर पड़ सकता है। आरोप लगा कि अंकिता के केस में यही हुआ। उसकी गुमशुदगी की खबर पहले राजस्व पुलिस को दी गई, लेकिन आरोपों के मुताबिक राजस्व पुलिस के पटवारी वैभव प्रताप ने समय पर शिकायत दर्ज नहीं की। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और वे छुट्टी पर चले गए। जब मामला सामने आया तो 22 सितंबर को केस सामान्य पुलिस को दिया गया। बाद में
वैभव प्रताप को लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया गया और उनको गिरफ्तार भी किया गया। इसके बाद इस व्यवस्था पर सवाल सीधे माननीयों की मार्फत उठे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राजस्व पुलिस को हटाने की मांग की। मई 2024 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को 1 साल के भीतर हटाने का आदेश दिया। इधर विनोद आर्य को बीजेपी से निकाल दिया गया और अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हो गई। राज्य सरकार के आदेश पर एसआईटी बनाई गई। दिसंबर 2022 में 500 पन्ने की चार्जशीट तैयार हुई। इसी दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई जांच सीबीआई को सौंपने के लिए, लेकिन हाईकोर्ट ने एसआईटी की जांच से संतुष्टि जताई। इसके बाद केस अपनी गति से चला और अब 30 मई को इस पर फैसला आया है। लेकिन अंकिता का केस एक ज़रूरी बात सोचने पर मजबूर करता है। अंकिता जैसी करोड़ों लड़कियां इस देश में हैं जो हर दिन अपने सपनों के वास्ते संघर्ष करती हैं, घर से लेकर के दफ्तर तक, रास्तों में, बसों में, लोकल ट्रेन से लेकर के फ्लाइट्स तक में। कभी उन्हें गलत तरीके से छुआ जाता है, कभी उन्हें घूरा जाता है, और अगर वो लड़कियां इन अपराधों से बचीं तो उन्हें समान अवसर नहीं मिलते। अंकिता ने भी अपने तरीकों से इस असमानता को पाटना ही तो चाहा था, लेकिन 3 लड़कों को ये रास नहीं आया। एक हंसती खेलती और जीवन को अपनी शर्तों पर जीती हुई लड़की का जीवन खत्म कर दिया और इन हत्यारों के चेहरे फिर भी नहीं उतरे। सज़ा मिलने के बाद जब पुलिस की गाड़ी में इन्हें ले जाया जा रहा था तो एक दोषी विजयी मुद्रा में हाथ हिला रहा था, हंस रहा था। हम इसी दृश्य के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. आपकी स्क्रीन पर एक साथ 3 दृश्य अभी चल रहे हैं। वीडियो प्रोजेक्शन की भाषा में इसे 3 विंडो स्प्लिट कहा जाता है। बाईं तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दाईं तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 3 तस्वीरें और संदेश। एक सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना और भारत की कामयाबी। तीनों तस्वीरों पर एक एक करके बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई की सुबह बिहार के काराकाट पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद उन्होंने बिहार की धरती से एक वादा किया था कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी में वीरगति को प्राप्त हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को भी याद किया। मोहम्मद इम्तियाज बिहार के सारण जिले के ही रहने वाले थे। मातृभूमि के सेवा का पवित्र कर्तव्य निभाते हुए 10 मई को सीमा पर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इम्तियाज शहीद हो गए थे। मैं बिहार के इस वीर बेटे को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों तक बिहार को लूटा गया और जब जंगल राज की विदाई हुई तो नीतीश जी के नेतृत्व में विकास होने लगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने 48,520 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। पटना एयरपोर्ट पर राजस्थान रॉयल्स के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने वैभव सूर्यवंशी के क्रिकेटिंग कौशल और प्रतिभा की तारीफ की। इसके बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे। चकेरी एयरपोर्ट पर उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के मृतक शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। जितने भी देर उन्होंने हमसे बात करी, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि ये पूरा देश और हम सब आपके साथ खड़े हैं। वो दुखी थे, उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से समझ में आ रहा था। पापा के पास भी आके उनके कंधे पे हाथ रख के उन्होंने बोला कि हम सब खड़े हैं आपके साथ और ये लड़ाई हमारी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई और बड़ी है और चलेगी। तो पर्सनली उन्होंने मुझसे इस पूरी जो इंसिडेंट था उससे रिलेटेड पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे, सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन थी। बाकी वो सब खुद जानते थे, वो खुद, मुझे लगता है वो सभी के ऊपर उन्होंने नज़र रखी है, मैं कहाँ से हूँ या फिर ये फैमिली के बारे में, शुभम के बारे में, सब जानते थे। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया, कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई अभी रुकी नहीं है।
फन उठेगा तो बिल से खींचकर कुचल देंगे। यही संदेश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा से भी दिया। रक्षा मंत्री गोवा में नेवी जवानों और अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान INS विक्रांत का भी दौरा किया। पहलगाम हमले के बाद नेवी की तैयारियों की भी तारीफ की। इस पूरे इंटीग्रेटेड ऑपरेशन में नौसेना की भूमिका बहुत ही गौरवशाली रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब वायुसेना ने पाकिस्तान की धरती पर आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया, तब अरब सागर में आपकी आक्रामक तैनाती, बेजोड़ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और समुद्री वर्चस्व ने पाकिस्तानी नेवी को उसके ही तटों के पास सीमित कर दिया। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के शौर्य के आगे पाकिस्तान बेबस था। हमने अपनी शर्तों पर पाकिस्तान को झुकाया। आपकी इस मजबूत तैयारी ने दुश्मन के हौसले को पहले ही पस्त कर दिया। पाकिस्तान के लिए आपकी तैयारी मात्र ही बहुत थी। आपको तो एक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपकी तैयारी से ही दुश्मन सख्ते में आ गया। पाकिस्तान ने इंडियन नेवी की प्रचंड शक्ति, उनकी सैन्य सूझबूझ और विध्वंसक क्षमताओं को न सिर्फ महसूस किया, बल्कि वे उससे भयभीत भी हुए। आखिर में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली कार्रवाई और भीषण होगी। ये बात फिर से बेहद दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है। अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, यदि पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे थे, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पुंछ में गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तानी गोलीबारी के पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। अमित शाह ने कहा कि कोई भी नौकरी और मुआवजा किसी अपने को खोने की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन देश की संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं। आज जिन परिवारों की क्षति हुई है, इस सभी परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरा देश, जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। इस दौरान पुंछ के स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। हमसे भी मिल गए, हमने उन्हें बताया कि शेलिंग में किस किस का नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। यहाँ की जो लोग हैं वो बहुत डर भी गए थे, क्योंकि अचानक से जो पाकिस्तान ने जो कायरों वाली जो उनकी हरकत जो थी यहाँ पे, उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। कई लोगों की जान भी गई है। अब हम उम्मीद करते हैं हमारे ऑनरेबल सर से कि वो हमारी तरफ भी देखेंगे और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करेंगे। हम भी उनके साथ है, होप करेंगे वो भी हमारा साथ दे। आपने पुंछ के लोगों की बातें सुनी। पाकिस्तान की गोलीबारी में सिर्फ पुंछ ही नहीं, सीमा से लगे दूसरे इलाकों में भी नुकसान पहुंचा। निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम समय में घर बार और संपत्ति को पहुंचे नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाएगी। हमारे नीति निर्माता प्रोएक्टिव रोल निभाएंगे, क्योंकि देश सिर्फ कागज पर बना नक्शा नहीं होता। कोई भी देश लोगों से ही मिलकर बनता है। देश के नागरिक एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। ये सुनिश्चित करना हमारा काम है कि कोई भी पीछे ना छूट जाए। किसी को अगर चोट पहुंची है, कोई सताया गया है, तो जख्मों पर पूरी सहृदयता और सहानुभूति के साथ मरहम लगाया जाए। इस उम्मीद के साथ बड़ी खबर को यहीं विराम देते हैं और अब सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। पहली सुर्खी में राजनीति की बात करते हैं, जो बाहर और भीतर दोनों जगहों से हो रही है। आपको मालूम ही है कि अलग अलग सांसदों के जत्थे विदेश गए हुए हैं पाकिस्तान की शह पर चलने वाले आतंकवाद का पर्दाफाश करने के लिए। इन सांसदों के बयानों से देश के भीतर राजनीतिक उथल पुथल मच रही है। हमने कल यानी 29 मई के शो में शशि थरूर के बयान से हुए घमासान के बारे में आपको बताया था। आज बारी देश के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की थी। खुर्शीद ने इंडोनेशिया में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर अपनी बात रखी। वो बोले कि इस अनुच्छेद ने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी और इसके हटाए जाने के बाद विकास और खुशहाली ने जम्मू कश्मीर का रुख किया। कश्मीर had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government.
in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated. And it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election and 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir today. खुर्शीद के इस बयान को एक बैकड्रॉप में देखा जा रहा है। दरअसल पिछले साल जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उमर अब्दुल्ला की सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था, अनुच्छेद 370 को वापस लागू करने का प्रस्ताव। चुनाव कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर के साथ लड़ा था। परिणामों के बाद कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला की सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला लिया था। ऐसे में ये माना गया कि कांग्रेस भी इस प्रस्ताव के समर्थन में होगी। इसी बात को रेखांकित करते हुए बीजेपी ने निशाना साधा। ये 370 एक ब्लंडर था उस समय की सरकारों का, और खास करके नेहरू जी का। ये आज सलमान खुर्शीद भी मान रहे हैं, और 370 हटाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। आज ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान रहे हैं। परंतु दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तो ये कब मानेगा। आज भी उनके कुछ नेता 370 लौटाने की बात करते हैं। बात बीजेपी और कांग्रेस की हो रही है तो एक और अपडेट आपको देते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान पर बीजेपी हमलावर है। रेड्डी ने 29 मई को प्रधानमंत्री से कई सवाल किए। कहा कि देश को बताया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के कितने रफाल लड़ाकू विमान गिराए। ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश की रक्षा करने में विफल रही है। 30 मई के दिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले कि कांग्रेस सिर्फ देश के साथ होने का दिखावा करती है, जबकि असल में इसके नेता पाकिस्तान के एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। आप सोच जरा देखिए, कभी भी राहुल गांधी ने यह नहीं पूछा कि कितने पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त हुए, कभी भी ये नहीं पूछा कितने आतंकी अड्डे ध्वस्त हुए, कभी भी ये नहीं पूछा कि कितने आतंकवादी मारे गए। पूछा तो केवल इतना कि कितने हवाई जहाज हिंदुस्तान के गिरे। और आज मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी, आज देश जानता है कि कांग्रेस में भी दो फाड़ है। एक वो कांग्रेस जो पाकिस्तान का समर्थन कर रही है, और कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो देश के लिए आवाज उठाना तो चाहते हैं किंतु आपके कारण उठा नहीं पा रहे। संबित पात्रा को जवाब दिया कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने। पूछा कि सैन्य अधिकारियों पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेताओं विजय शाह और जगदीश देवड़ा पर क्या एक्शन हुआ है। देखिए, संबित पात्रा एक मस्करे आदमी है। वो जोकरगिरी करते हैं, उनकी बातों को इतना सीरियसली आप मत लीजिए। उनकी पार्टी उनको इतना सीरियसली नहीं लेती है, वो मस्करापन करते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने जिक्र कर दिया तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, विजय शाह जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहा, उसके खिलाफ बीजेपी ने क्या एक्शन लिया। जगदीश देवड़ा आपका उप मुख्यमंत्री जिसने खुलकर कहा कि सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है, उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया। RS पठानिया जो कहती है वायुसेना नालायक है, उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया। तो बीजेपी में भी दो धड़े हैं। असलियत यह है कि बीजेपी का एक धड़ा लगातार हमारी सेना का अपमान कर रहा है, पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा रहा है, और दूसरा धड़ा आके बेवकूफ़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ी। ये पिछले 4 साल में सबसे धीमी गति है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी NSO ने 30 मई को ये आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में GDP 7.4% की दर से बढ़ी। ये दर भी अनुमानित 8.4% से काफ़ी कम है। NSO की तरफ से ये आंकड़े तब जारी किए गए हैं जब हाल ही में नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम ने एक बड़ी घोषणा की थी। कहा था कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। दरअसल कोरोना महामारी से उभरने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने फिर से गति पकड़ना शुरू किया था। वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में GDP 9.5% की तेजी से बढ़ी थी। इस वित्त वर्ष में GDP बढ़ने की कुल दर 9.2% रही। ये पिछले 12 वर्षों में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा था। वहीं पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही ये दर 6.2% थी। खपत में बढ़त को इसकी एक प्रमुख वजह बताया गया था। नीट PG 2025 का एग्जाम एक शिफ्ट में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को इस संबंध में आदेश दिया। 15 जून को होने वाली ये परीक्षा पहले 2 शिफ्ट में कराई जानी थी। इसके खिलाफ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। बेंच में शामिल जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि एग्जाम एक शिफ्ट में कराया जाए
और पूरी पारदर्शिता उसमें बरती जाए। बेंच में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस NV अंजारिया भी शामिल थे। बेंच ने कहा कि 2 शिफ्ट में परीक्षा कराना मनमानी है। 2 पेपर एक समान नहीं हो सकते, ना ही उनमें प्रश्नों की कठिनाई एक जैसी हो सकती है। इससे परीक्षार्थियों के बीच अन्याय और भेदभाव का संदेश जाता है। दरअसल याचिका में भी इसी तरह की मांग की गई थी। कोर्ट से कहा गया था कि एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए ताकि सभी परीक्षार्थियों का एक ही पेपर के आधार पर मूल्यांकन हो सके। आज एक इतिहास बना है। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास हुआ है। 300 पुरुषों के साथ 17 महिला कैडेट्स NDA से ग्रेजुएट हुई। ये सभी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी। इतिहास इसलिए बना है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए संघर्ष का लंबा रास्ता तय करना पड़ा। 2021 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ऑफिसर पदों पर महिलाओं की भर्ती का रास्ता खुला था। इस फैसले के बाद 2022 में 17 महिला कैंडिडेट्स का बैच NDA में शामिल हुआ था, जो आज ग्रेजुएट हुआ है। पासिंग आउट परेड पुणे के खड़कवासला स्थित NDA परिसर में हुई। रिटायर्ड सेना प्रमुख जनरल VK सिंह ने परेड की सलामी ली। उन्होंने कैडेट्स को प्रशस्ति पत्र दिए। VK सिंह ने कहा कि इतिहास में पहली बार इस ग्राउंड से लड़कियों का बैच भी पास हो रहा है। ये नारी शक्ति को सलाम है। उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए ट्रेनिंग का अंत नहीं है, बल्कि नई संभावनाओं की शुरुआत है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।